हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि शाम की 5 बजे की आपकी जो क्लास होती है वो उसमें हम देखते हैं जी के जीएस एंड एसएसटी के कंबाइंड क्वेश्चंस। तो ये एक आपका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहता है। सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो या किसी से भी जिसमें जी के जीएस या एसएसटी आपका आना है, तो एनसीईआरटी एक बहुत ही मेन बेस होता है जिससे क्वेश्चन अक्सर अपीयर होते हैं बड़े से बड़े एग्जाम्स में। तो ये सेट आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ओके, तो गुड इवनिंग जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन फिर बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किसके बाद? काल कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद या फिर बंगाल के विभाजन के बाद? हंटर आयोग। तो उत्तर यहाँ पे सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। और आपके लिए एक और प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। सन बताना है आपको, बहुत ही फेमस है क्योंकि ये विश्व इतिहास की झलक, इसके रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, लियो टॉल्स्टॉय या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर सही होगा विश्व इतिहास की झलक, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या फिर साबरमती? जो हमारा राष्ट्रगान है वो। उत्तर यहाँ पे सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में गाया गया था। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का या फिर मुख्यमंत्री का? ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने उत्तर दिया ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रपति। राज्यपाल जो है राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो सही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? यानी कि किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 320, 324, 322 या 326? तो सही उत्तर हो जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। और एक प्रश्न इसी से रिलेटेड है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन अधिकारी की, संसद की या फिर स्थानीय प्रशासन की? तो सही आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग की है। ये सबको पता भी होगा बिल्कुल। और ये ऐसा नहीं कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी स्टैंडर्ड एग्जाम में ये पूछे गए प्रश्न हैं। आप 6 से लेके 8 तक की अगर साइंस पढ़ना, सॉरी एसएसटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, ये सारी संस्थाएं जो है इनमें से कौन सा एक लक्षण जो है इन सभी में समान है? यानी कि वो लक्षण इन सभी संस्थानों में पाया जाता है क्या? कि वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं, वे विधान मंडलों द्वारा नियंत्रित हैं या वे संवैधानिक संस्थाएं हैं? कौन सी विशेषता है जो इन सभी में पाई जाएगी? तो चलिए देख लेंगे। सही उत्तर जो इस प्रश्न के लिए होगा वो हो जाएगा कि ये सभी जो है संवैधानिक संस्थाएं हैं, यानी कि संविधान में इन सभी संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। तो इन सभी के लिए प्रावधान है। बिल्कुल, जितने भी लोगों ने डी गेस किया था बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, न्याय, जेल, शिक्षा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका शिक्षा। क्यों नहीं है, अगला प्रश्न देख लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची में है? आई थिंक आंसर ही मैंने हिंट कर दिया है, करेंसी, शिक्षा, पुलिस, कृषि। तो बिल्कुल शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है, तो ये राज्य सूची में शामिल नहीं है। पुलिस, न्याय, जेल ये सभी राज्य सूची में शामिल है।
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी भी मतलब कोई भी सिचुएशन आ गई हो, किसी भी परिस्थिति में अधिकतम यानी मैक्सिमम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है, कितने मैक्सिमम कितने टाइम तक जो है राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है किसी राज्य में? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 या फिर 5? सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष तक लिए, अधिकतम 3 वर्ष के लिए। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? मक्का, दलहन, तिलहन, सोयाबीन। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये तो सबको पता होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा सफल जो है वो कौन सी फसलें हुई थी? गेहूं और आलू, है ना, रोटी सब्जी, ऐसा समझ लीजिए। रोटी मीन्स गेहूं और सब्जी मीन्स आलू, तो ये इसको आपको याद रहेगा। तो वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, सबसे ज़्यादा सफल जो है वो उसी में हुआ। पर सबसे ज़्यादा निराशाजनक परिणाम जो है वो देखने को मिला दलहनों में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज या फिर इनमें से सभी? तो बिल्कुल उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, इनमें से सभी। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, सभी प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग भारतीय रेलवे करती है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर, यानी कि जो सतह है धरती से, धरती के अंदर अगर आप जाएं, आप क्यों जाएंगे मतलब कुल मिला के ओवरऑल जाने का पर क्या होता है? गहराई के साथ साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है, किस रेट से बढ़ता है वो बताना है। 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर पे, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट पर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर पे या फिर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट पर? तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होता है आपका 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर पे, यानी कि जैसे ही 32 मीटर नीचे पहुँचने पे जो भी तापमान ऊपर है उससे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, फिर 32 और जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस और प्लस हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस तरह से बढ़ता है तापमान वृद्धि की दर, इस रेट से बढ़ता है अगला देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर, यानी जो क्रस्ट, मेंटल, कोर में विभाजित किया गया है आंतरिक संरचना को पृथ्वी की, ये किसने किया है? किसने इस नाम का विभाजन किया है कुल मिला के? ये पूछा है प्रश्न में। होम्स, जैफरीज, डेली, ग्रांट। सही आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रांट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, ग्रांट। अगला प्रश्न। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वॉल्केनोज कहाँ पाए जाते हैं? प्राचीन पठारी क्षेत्रों में, गहन सागरीय मैदानों में, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में? ऑल राइट, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? नुइस, अर्डेंटे, हार्नितो, अग्निश्रृंखला और सोल्फतारा। पैसिफिक ओशन के चारों तरफ जो ज्वालामुखी की पेटी है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे अग्नि श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। बिल्कुल जितने भी लोगों ने सी गेस किया था करेक्ट आंसर है। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा, ये क्या है? समुद्री तूफान है, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं या फिर प्रशांत महासागरीय धाराएं हैं? अच्छा प्रश्न है ये वाला, ठीक है। तो ये सब जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि साउदर्न हेमिस्फेयर में चलने वाली पश्चिमी पवनें हैं, ये उन पवनों का नाम है। दहाड़ता चालीसा क्या है? 40 डिग्री दक्षिण 40 अंश दक्षिणी अक्षांश की जलधारा, 40 अंश उत्तरी अक्षांश की जलधारा, दक्षिणी गोलार्ध में 40 अंश अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा या इनमें से कोई नहीं? तो अभी ऊपर जो आप लोगों ने कुछ एग्जाम्पल में नाम देखे, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, तो उससे आप गेस कर लेंगे आंसर इजली। दहाड़ता चालीसा भी एक्चुअली क्या है? ये भी तेज हवा ही है। दक्षिणी गोलार्ध में 40 अंश अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा का नाम है। भयंकर पचासा कहाँ चलते हैं? 50 अंश उत्तरी अक्षांश पर, 50 अंश दक्षिणी अक्षांश पर, 50 अंश
उत्तरी से 60 अंश, उत्तरी के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। भयंकर 50। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना इतने अच्छे अच्छे नाम सुन के। चलिए देख लेते हैं उत्तर क्या होता है आपका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, 50 अंश दक्षिणी अक्षांश पर ये चलते हैं भयंकर 50। अगला प्रश्न देखेंगे इसी के साथ। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? सिसिली, हवाई द्वीप, आइसलैंड या क्यूबा? अग्निद्वीप। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं या कहा जाता है? फिजी, टोंगा, पूर्वी तिमोर, हवाई द्वीप? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, हवाई द्वीप को कहा जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा। फेमस है ये। नंदा देवी चोटी है कहाँ पर? असम हिमालय का भाग है ये, कुमायूं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, या फिर पंजाब हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी किसका भाग है? उत्तर यहाँ पे सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय का भाग है। और ये आईएएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है? यानी एक स्थिर ताप, ताप मतलब टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर रहे, उस पर कोई भी गैस है उसके आयतन यानी वॉल्यूम को अगर कम किया जाए तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा, बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या फिर कोई चेंजेस नहीं आएंगे? तो यहाँ पे सही आंसर होता है, जाहिर सी बात है, आयतन कम करने आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, बढ़ जाता है आयतन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? कमेंट्स आए हैं साइंस जो है उसकी थ्योरी कंप्लीट कराने के लिए। थ्योरी वीडियोस एक्चुअली बनाने में देखिए मेहनत बहुत लगती है और व्यूज़ बहुत कम, आप लोग देखते नहीं है, फिर लगता है कि मैंने इतनी मेहनत क्यों। तो प्लीज़ अगर आप सभी लोग बोलेंगे तो फिर मैं थ्योरी क्लासेस जो है साइंस के स्टार्ट करूँगी बहुत जल्दी। मे बी यस, जुलाई के लास्ट तक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि जब स्टार्ट करें तो फिर वो सारे टॉपिक कंप्लीट हों तभी छोड़ो उसको, है ना? तो अभी तो हमारा वो जीवन कौशल का चल रहा है, उसकी क्लासेस कंप्लीट कराने के बाद साइंस स्टार्ट करेंगे, थ्योरी। बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे सही आंसर क्या होता है। वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी लोगों ने बी गैस किया सही है। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड? ओके, सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जितने भी लोगों ने डी गेस किया था सही है। और अगर नहीं सही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका रीज़न यही है कि थ्योरी नहीं जो है कंप्लीट है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, वो एनसीईआरटी पढ़ लें। जो इंग्लिश मीडियम, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, प्लीज़ आप लोग किसी प्राइवेट पब्लिकेशन के जो बुक्स स्कूल्स में लगती हैं, सीबीएसई स्कूल्स में जो बुक्स लगती हैं उसे पढ़िए। मैं भी वही पढ़ती हूँ, मैं भी एनसीईआरटी खुद जो है, मैं एनसीईआरटी कम प्रेफर करती हूँ इन कंपैरिजन टू सीबीएसई बुक्स, क्योंकि सीबीएसई बुक्स में जितना एनसीईआरटी में है वो पूरा है और प्लस उससे रिलेटेड फिर एक्स्ट्रा जानकारियाँ भी हैं। तो मतलब कि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको अगर इतना मिलता है, और तो सीबीएसई की बुक्स आप पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाता है और क्वेश्चन आपके जो इतने भी है उससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाती है, तो ज़्यादा पॉसिबल होता है कि आपको नॉलेज ज़्यादा मिल जाएगा। तो जो इंग्लिश मीडियम, लेकिन वो जनरली सीबीएसई स्कूल में इंग्लिश मीडियम से ही रहती हैं बुक्स, तो प्लीज़ इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लीजिएगा सीबीएसई। तो इससे आपकी थ्योरी जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। थ्योरी क्लियर होगी तो आपके लिए कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करना अपने आप इजी हो जाएगा, सही होने लगेंगे क्वेश्चन। बाकी मैं आपको खुद जो है सीबीएसई बुक्स को ही हिंदी में कन्वर्ट करके उसके जो पॉइंट्स हैं वो थ्योरी में पढ़ाऊँगी, तो परेशान नहीं होना है। कंप्लीट होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा उसके लिए टाइम दीजिए और थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए, है ना, ताकि मेरा भी मन लगे थोड़ा। ऑल राइट, सो ये हमारा छोटा सा सेशन। आई जस्ट होप यू लाइक। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।